ठीक है। अब इसके बाद एक और एक और ऑपरेटर आते हैं जिनको बोलते हैं हम एंड ऑपरेटर। ठीक है, फिर और ऑपरेटर है ना। तो एंड का काम क्या है? इफ if two conditions are true then result is true। ठीक है। और एंड में अगर if any one condition is false then result is false। ठीक है। सिमिलरली और ऑपरेटर का काम क्या है? इसमें मैं आपको थोड़ा कॉपी करूँ। If two conditions are true, then the result is true. If any one condition is false, then the result is true। ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा ट्रुथ टेबल बना के बताऊं आपको, तो एंड का बताता हूं मैं आपको पहले कि मैं C1 और C2 से बता रहा हूँ, है ना। C1 C2 और अपना रिजल्ट, है ना। तो C1 अगर ट्रू है एंड में, है ना, C1 अगर ट्रू है और C2 भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू आएगा हमेशा। सिमिलरली अगर C1 फॉल्स है और C2 ट्रू है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ठीक है। अब C1 अगर ट्रू है और C2 अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स हमेशा। ठीक है। इनका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको एज अ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब हम और पे आते हैं। और ऑपरेटर ऐसे शो करते हैं डबल पाइप से। ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल कैसे है? ये C1 और ये C2, है ना, और ये इसका रिजल्ट। तो C1 कैसा है? ट्रू है। अगर C2 भी ट्रू है तो रिजल्ट भी हमेशा ट्रू रहेगा। अगर C1 फॉल्स है, अगर C2 ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू रहेगा। और ये अगर ट्रू है, C2 फॉल्स है, तो रिजल्ट भी हमेशा ट्रू ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एंड ऑपरेटर में एक कंडीशन और मैं भूल गया, अगर फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो सब कुछ फॉल्स हो जाएगा। कुल मिला के ये है, अगर एंड वाले ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है। और ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर में। इसी तरह अगर और ऑपरेटर लगा है, अगर कोई एक कंडीशन में ट्रू है तो हमेशा रिजल्ट ट्रू रहेगा। इसमें फॉल्स सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब ये पूरे दोनों फॉल्स हो गए। ठीक है। सिमिलरली एक नॉट ऑपरेटर होता है, ये नॉट ऑपरेटर होता है। इसका काम है, इसमें एक ही कंडीशन रहती है, C1 और रिजल्ट। C1 कैसा रहता है? अगर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू निकलेगा हमेशा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स निकलेगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट है किसी में? असाइनमेंट ऑपरेटर से लेके किसी में तक डाउट है? असाइनमेंट में, इंक्रीमेंट में, डिक्रीमेंट में, डिवीजन में, ये मॉड्यूलस में, डबल इक्वल टू में, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर वाले। कोई डाउट है किसी को? हेलो। नो सर। ठीक है, चलिए। अब जब ऑपरेटर्स खत्म होते हैं, जब इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट। तो क्या होता है, कई बार तो प्रोग्राम में ऐसा रहता है कि हम हमेशा इनपुट और आउटपुट कैसे लें। तो इनपुट और आउटपुट का तरीका ये है, तो कोड करके बताता हूँ। इनपुट आउटपुट, चलो ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ भी अगर आउटपुट चाहिए हमको, कुछ भी मुझे प्रिंट कराना है कंसोल पे, तो हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप प्रिंट का भी यूज कर सकते हो, प्रिंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक और मेथड होती है सिस्टम डॉट प्रिंट एल, ठीक है। क्या लिखा है? हाँ सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, हमको कुछ भी अगर आउटपुट निकालना है, अगर कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करना होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एल का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है, हमेशा नई लाइन में प्रिंट होगा। तो जैसे मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। सिमिलरली मुझे दूसरी लाइन करना है ना, मुझे करना है कि दिस विल बी माय सेकेंड लाइन, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट किया, ये अगली लाइन में आ गया, ठीक है ना। हर बार मैं लाइन लिखता जा रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता जा रहा है। ये कंसोल आउटपुट के लिए मेथड यूज की जाती है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब सिमिलरली अगर मुझे कुछ इनपुट चाहिए, अगर तो हाँ, अब मुझे इनपुट चाहिए था। इनपुट के लिए क्या होता है, इनपुट के लिए एक क्लास यूज की जाती है जिसको बोलते हैं हम स्कैनर। क्या रहता है? स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है? कीबोर्ड से इनपुट लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको इनपुट की भी ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपको दो नंबर्स ऐड करना हो, कस्टम दो नंबर्स ऐड करना हो, है ना, तो मैं कैसे इनपुट लूँगा, है ना। तो अपने को सिमिलरली उनको इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास का उपयोग करना पड़ता है। अब स्कैनर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं, ये फॉन्ट ठीक है ना, साइज दिख रहा है सभी को? हेलो, सभी को फॉन्ट दिख रहा है ठीक से? Yes. तो हम लोग सबसे पहले स्कैनर लिखते हैं। स्कैनर, एक उसको वेरिएबल असाइन करते हैं, स्कैनर SC, ठीक है। फिर हम लिखते हैं न्यू स्कैनर। तो इससे क्या होता है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब ये जो लाइन है, ये क्या डिनोट करती है कि वी आर नाउ रेडी टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। ये लाइन आपको लिखते लिखते धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब इसकी अलग अलग मेथड होती है। एक तो होती है जैसे हमको दो इंटीजर चाहिए, है ना, तो मैंने लिखा इंटीजर ए बराबर, स्कैनर कौन सा नाम दिया था मैं, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और हम इस पर एक छोटा सा आउटपुट ले लेते हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए कि इनपुट
फर्स्ट फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली मुझे एक और चाहिए, मैं वही यूज करूंगा दोबारा से, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलर इनपुट सेकंड इंटीजर, इनपुट सेकंड इंटीजर। अब ऐसे मैंने इंटीजर बी लिया। ठीक है, अब इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन किया और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द वैल्यू द एडिशन इज, ये लिया। और कंकेटिनेशन देखें, यहाँ पे कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं, प्लस सी। मैंने इस स्क्रीन में क्या किया कि एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर से मैंने कनेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस, अब जो यहाँ पे ये प्लस दिख रहा है ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, कंकेटिनेशन ऑपरेटर। और ऐसे यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको मैं जैसे रन करूंगा, मैंने सेव किया, मैंने इसको रन किया, ये बोलेगा इनपुट फर्स्ट इंटीजर, मैंने पहला इंटीजर डाला 3। ठीक है, ये आपको हरे कलर का दिख रहा है, ये मैंने इनपुट दिया है। इसके बाद बोलेगा इनपुट सेकंड इंटीजर, मैंने 6 दिया, द एडिशन इज 9। ये समझ में आया सभी को ये प्रोग्राम? थोड़ा क्या किया अपन ने अभी तक स्टेटमेंट वाइज? अपन ने क्या हुआ कि इनपुट लेने के लिए एक स्कैनर डिक्लेयर किया। ठीक है, जो स्कैनर क्लास होती है, स्कैनर का नाम न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, फिर हमने पहला इंटीजर लिया, उसके बाद उसको हमको इनपुट लेना था कीबोर्ड से, तो हमने इंटीजर ए बराबर sc डॉट नेक्स्ट इंट नाम की मेथड का इस्तेमाल किया। अगर इसकी जगह कोई स्ट्रिंग होती, अगर हमको कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना होता तो ये नेक्स्ट इंट हट जाता, सिर्फ नेक्स्ट रह जाता है। ठीक है, जैसे हमको कुछ स्ट्रिंग लेनी हो ना, तो कैसे करेंगे, ये हटा दे रहा हूँ मैं। अब इसकी जगह जैसे मुझे लेना है कुछ स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग न्यू लेना है, इज इक्वल टू कीवर्ड है स्ट्रिंग जे बराबर sc डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और सिस आउट जे, बस। अब देखिए इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ कंसोल आया। अब मैंने टाइप किया सुजीत, टाइप किया, ये प्रिंट हो गया सुजीत, है ना, ये मैंने डाला है सुजीत और ये प्रिंट हो गया सुजीत। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट का सिस्टम होता है जावा में। इनपुट हम किससे लेते हैं, स्कैनर की मदद से लेते हैं, और आउटपुट हम किसकी मदद से करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस सुजीत जी, आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई तकलीफ? सुजीत जी हेलो, सर कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था। इफ एल्स में क्या होता है, हाँ, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे रहते हैं कि कई बार क्या होता है, हमको हमारे प्रोग्राम्स में कंडीशन चेक करनी होती है कि कुछ चीज़ बड़ी तो नहीं है, छोटी तो नहीं है, या फिर कुछ ऐसा लॉजिक जिसमें हमको ट्रू और फॉल्स चेक करना हो, या फिर हमको जैसे मान लीजिए वोटिंग एज ही चेक करनी की, एज 18 से कम होगी तो आप वोट नहीं दे सकते, राइट? तो हम इसको जावा में कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला होता है इफ से लिखते हैं, सबसे पहला तरीका होता है इफ स्टेटमेंट से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा इफ एल्स की मदद से लेते हैं। तीसरा हम लेते हैं नेस्टेड इफ की वजह से। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ। ठीक है, और फिर मल्टीपल इफ एल्स होगी, मल्टीपल इफ एंड वन एल्स। ठीक है,
इतने तरीके से हम कंडीशंस को चेक करते हैं। अब इसका कंडीशन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं थोड़ा सा, तो हमेशा कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स जो रहता है इफ का वैसे रहता है, इफ कंडीशन, इफ के अंदर कंडीशन, फिर उसके अंदर के जो भी आपको स्टेटमेंट चेक करने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको वोटिंग वाला बताया था, तो मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया एज, इंटीजर एज इक्वल टू 20, स्टेटमेंट क्लोज किया मैंने। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इफ के अंदर ये कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो आप सिस्टम से प्रिंट कर दीजिए कि एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे जो एज नाम का वेरिएबल ये 18 से बड़ा है क्या, पहले ये बताइए मुझे। नो सर। राइट, अरे बड़ा है ना, 20 हाँ बड़ा हाँ। है कि नहीं 18 यस से, सर। है ना। यस सर। तो ये कंडीशन कैसी होगी, ट्रू हो गई कि फॉल्स ट्रू। हो गई, ट्रू हो गई ना। तो जैसे ही इफ के अंदर ट्रू होती है कंडीशन, वो अंदर चला जाता है उसके, ठीक है। यस बिल्कुल। और अगर फॉल्स हो जाती है तो वो ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इफ का तरीका होता है। अगर अगर अपन इसको चला के देखते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा इंटीजर एज बराबर 20, है ना, और इफ इफ कंडीशन में मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और नीचे लिख दूंगा सिस आउट एलिजिबल, ठीक है। अब इसको रन करें अपन, आया एलिजिबल, देखा एलिजिबल आया। अब इसको मैं कर दूं, इसको मैं कर देता हूँ 14 कर दूँ, तो देखना अब प्रिंट नहीं आएगा कुछ भी, ये देखो खाली है। अब ये क्या हो गई, ये एज की जो कंडीशन हो गई कैसी हो गई, इफ वाली फॉल्स हो गई, तो वो इसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है। ये इफ का तरीका होता है, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें मैं लिख सकता हूँ एल्स स्टेटमेंट, इसमें मैं एक एल्स स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस आउट नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए, अब ये दो चीज, अब अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल आया ये, है ना, क्योंकि इफ वाली जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए वो एल्स में चला गया। अब सिमिलरली अगर मैं इसको वापस से 20 कर दूं, तो अब क्या होगा, अब वो एल्स में नहीं जाएगा, अब वो सिर्फ इफ में जाएगा और बाहर आ जाएगा। एल्स में जब होता है कि जब सब कुछ फेल हो जाए तब एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये इफ एल्स का काम है। समझ में आई बात सभी को, इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट है इफ एल्स में। नो सर। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल इफ वाला भी रहता है। मल्टीपल इफ वाला कैसा रहता है कि अगर ऐसा मैं कर दूं, इफ फिर से कंडीशन दे दूं मैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एलिजिबल फॉर वोट, है ना। इफ एज इज ग्रेटर देन 21, यहाँ दे दूं मैं दिस आउट, इसमें दे दूं एलिजिबल फॉर मैरिज, अब क्या हो रहा है कि ये 18 से भी बड़ा है और 21 से बड़ा है क्या, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चंद्रिका जी बताइए इसमें। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन एग्जीक्यूट होगा, रन करें। अब ये क्यों, हाँ, अब देखिए ये वाला क्यों प्रिंट हुआ एल्स, ये बताइए मुझे, नॉट एलिजिबल वाला क्यों प्रिंट हुआ। सर क्योंकि उसने मुझे सेकंड वाले इफ को इफ के साथ फॉल्स, कोफिट किया। फॉल्स कर दी, तो वो कहाँ चला जाएगा फिर उसका, एल्स में। एल्स के पास चला जाएगा, है ना, ठीक है। अब सिमिलरली इसको मैं इतना कर देता हूँ बस, अब देखना है, ये आया समझ में। अब एल्स के पास नहीं गया ना,
अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स को जरूर प्रिंट करेगा वो, ठीक है। हाँ ये आपको, ये मल्टीपल इफ वाली कंडीशन है, ठीक है। हाँ और एक अपन ने सिंगल इफ लिखा था, ऐसे नेस्टेड इफ वाले भी रहते हैं, मतलब कि इसको मैं हटा दूं पूरे को, इसके अंदर भी रहता है। अब इसके अंदर भी इफ लिखना हो अगर मुझे, मान लो इफ एज इज ग्रेटर देन 19, इसको ब्रैकेट खोला मैंने, सिस्टम आउट, इस आउट दिया और बोला कि एलिजिबल टू मेल। तो अब ये पहले इसके अंदर जाएगा, इसको अगर ट्रू मिला तो ही वो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। अपन दोनों एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया, है ना। अब अगर मैं इसको यही फॉल्स कर दूं, एज इज ग्रेटर देन 21, है क्या 21 से बड़ी एज नहीं है ना, तो वो अंदर भी नहीं जाएगा, ये देखिए खाली आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। ये नेस्टेड इफ का काम है, इसके प्रोग्राम्स आएंगे आगे, लेकिन वो लूप में आएंगे, जब मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगा तब नेस्टेड इफ का काम आपको समझ में आएगा कि अपन नेस्टेड इफ क्यों लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चलो अब देखिए, ये जो है ये आइटम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा स्विच, क्योंकि ये खराब डेवलपर की निशानी है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग इसको लिखो किसी भी तरीके से कहीं भी। ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग होती है, ना मैं किसी को पढ़ाता हूँ, ना ही मतलब इवन पाइथन में भी नहीं पढ़ाता और ना ही जावा में पढ़ाता हूँ। फिर क्या होता है, स्विच में मल्टीपल केस होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इफ एल्स है, हाँ ये देखिए स्विच, स्विच में क्या होता है देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसमें से मैंने कोई डिक्लेयर किया, तो स्विच में जब स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसमें हमको केस लिखने पड़ते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, डिफॉल्ट। इससे बेहतर है कि आप इफ एल्स लिख दें, समझ में आई? स्विच को लिखने से अच्छा है आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिख दें, क्योंकि क्या होता है, ये क्या एक बार ही चेक करता है, लेकिन इफ स्टेटमेंट ऐसे हैं कि बार बार चेक करते हैं कंडीशंस को। तो इट्स वेरी आइडियल कि आप अगर कहीं स्विच लिखने का आपका बहुत मन कर रहा हो तो आप बिल्कुल स्विच मत लिखिए, उसकी जगह आप इफ एल्स के स्टेटमेंट से उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप अपनी पूरी जावा के डेवलपमेंट की जर्नी में यही पाएंगे कि आपने कभी स्विच आप स्विच देखेंगे ही नहीं एंटरप्राइज लेवल पे, कभी कोई नहीं लिखता इसको, बड़े बड़े सीनियर डेवलपर्स रहते हैं, कभी नहीं लिखते इसको, इट्स वेरी वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग, ठीक है। इसलिए मैं आपको इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ स्विच को, इसमें मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा जरूर है फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आप इसको नहीं पढ़े तो बेहतर है, ठीक है। इसके बाद में आपको आज लूप्स पढ़ाऊंगा। लूप्स का काम होता है, क्या होता है कि कोई भी चीज को हम बार बार नहीं लिख सकते। जैसे क्या होता है कि मुझे, जैसे मान लीजिए कि चंद्रिका जी का मन हुआ कि मैं 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट करूं, है ना। तब ऐसा तो मैं नहीं करूंगा ना कि इंटीजर इक्वल टू 1, है ना, फिर इंटीजर बी इक्वल टू 2, है ना, फिर इंटीजर सी इक्वल टू 3, है ना। मतलब मेरे को टाइम खराब होगा ना इसमें मेरा, राइट। मैं कितने इंटीजर प्रिंट करूंगा, है ना, ये ऐसे करके, और फिर मैं सबके सिस आउट भी दूंगा, है ना, सबके आउटपुट दूंगा, ए बी सी डी प्रिंट करो आप, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं लूप्स, ठीक है। लूप्स आप अपने जीवन काल में दो ही देखेंगे, एक होगा वाइल, ठीक है, कौन सा, वाइल एंड फॉर, ठीक है। वाइल कैसा होता है, वाइल के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। वाइल का काम होता है कंडीशन चेक करना और एग्जीक्यूट करना, ठीक है। वाइल का जो सिंटेक्स होता है वैसा होता है, वाइल कंडीशन
कंडीशन और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट्स। इसके स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल में वो क्लासिक बताऊं वाइल लूप का, और है यहाँ ये वाइल इसकी कंडीशन और फिर अंदर उसके स्टेटमेंट्स। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला एक एग्जांपल अपन लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, इंटीजर 1 लिया और उसको क्या बोला वाइल को कि जब तक आई 5 के बराबर नहीं हो जाए, क्या स्टेटमेंट दिया इसको, जब तक इंटीजर आई 5 के बराबर नहीं हो जाए तब तक आप आई को प्रिंट करते रहो। और प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस को बोलते हैं वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम है वैल्यू को +1 से बढ़ा देना। ठीक है, सिमिलरली माइनस माइनस भी है, इसको बोलते हैं वैल्यू डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका काम है -1 से वैल्यू को घटा देना। ठीक है, तो इसमें वो बोल रहा है कि आप आई को प्रिंट करते जाओ, साथ में आई को 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे 1, पहले 1 आया, 1 चेक हुआ, 1 छोटा है क्या 5 से, ये बताइए, है ना, मतलब अब 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ, अब नीचे आके 1 2 हो गया, अब 2 छोटा है 5 से, हाँ है, तो 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हुआ। अब 2 के बाद ये 3 हुआ, 3 चेक किया, 3 प्रिंट हुआ, 4 हुआ, 4 चेक हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 बराबर 5, हाँ है, चेक है, 5 प्रिंट होगा। और अब नहीं बढ़ेगा, अब क्या होगा, 5 से जैसे 6 होगा तो 6 यहाँ पे क्या होगा, 6 छोटा है क्या 5 से, है नहीं। ना, तो वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है ना, चाहो तो आपको चेक करने के लिए अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, दिस आउट लूप एग्जिट। ठीक है, चलिए इसको एक बार अपन एग्जीक्यूट करें। ठीक है, 1 2 3 5 के बाद ये लूप क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इक्वल टू हटा दूं तो कब तक चलेगा ये चंद्रिका जी, 4 तक। 4 तक चलेगा, राइट, देखिए, है ना, क्योंकि अब जैसे 5 आएगा, 5 छोटा है क्या 5 से, नहीं। नहीं है ना, मतलब वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये वाइल का काम है। ठीक है, अब वाइल के एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इसमें क्या है कि हमको सिर्फ कंडीशन दे सकते हैं, इसमें क्या, इसमें सिर्फ कंडीशन दे सकते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक और लूप इंट्रोड्यूस किया। कौन सा लूप इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, फॉर लूप बताता हूँ। हाँ, फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसकी कंडीशन लिखते हैं, और यही साथ में इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं आप उसका, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी लिखना चाहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीमेंट ही होगा, आप इसको यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, और फिर इसके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इसको सिमिलरली फॉर लूप कैसे लिखेंगे हम, अब ये इसको हटा दीजिए, अपने को आई इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखिए सब इधर ही लिखेंगे। फॉर लिखा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कंडीशन, सेमीकोलन लगाया, कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन आई प्लस प्लस, है ना, अपने को आई प्लस प्लस अभी कहाँ लिखना पड़ रहा था सुजीत जी, अंदर लिखना पड़ रहा था, राइट, वाइल के अंदर लिखना पड़ रहा था ये इंक्रीमेंट को, है ना, और ये और इसको बाहर डिक्लेयर करना पड़ रहा था, तो लेकिन फॉर में क्या है, आप सब यही कर सकते हो एक ही बार में, अब बस इतना आपको लिखना है, दिस आउट आई, काम खत्म। अब ना कोई इंक्रीमेंट करना है, ना ही कोई इनिशियलाइज करना है, बस एक ही लाइन में काम खत्म। देख आ गया, 1 से 5 तक आ गई, है ना।
ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यस इसमें कोई डाउट है फॉर लूप पे? फॉर लूप में आपको याद रखना है हमेशा, पहले आपको इनिशियलाइज करना है, फिर आपको कंडीशन लिखनी है, फिर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखनी है। अब सिमिलरली आपको डिक्रीमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, है ना? तो अब मैं आपको डिक्रीमेंट वाला लिख के बताता हूँ, ठीक है? अब अपन देखिए, डिक्रीमेंट का काम ये है कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट अगर कुछ पढ़ना है, अपन दो तरीके से पढ़ते हैं ना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, राइट, है ना? तो कुछ आपको अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो आपको मान लीजिए उल्टी गिनती प्रिंट करनी हो तो कैसे प्रिंट करेंगे? INTI इज इक्वल टू 5, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ तक करेंगे बताइए, कहाँ तक चलेंगे? इक्वल टू 1, है ना, पीछे जा रहे हैं ना, फिर I माइनस माइनस, इतना प्रिंट करना है अपने को। मतलब 5 से लेके कहाँ तक जाऊंगा मैं? 1 तक जाऊंगा, ठीक है, और पीछे की तरफ जाऊंगा। अब जैसे प्रिंट होगा तो 5 4 3 2 1, अभी उल्टी गिनती प्रिंट, ठीक है? एक अपन ने इंक्रीमेंट के साथ किया, एक अपन ने डिक्रीमेंट के साथ किया, ठीक है? दोनों साइड ट्रैवर्स होता है ना, सामने की तरफ भी जाते हैं हम हमेशा और पीछे की तरफ भी जाते हैं, राइट, ठीक है? तो अभी इसका जो ट्रैवर्सल है वो कैसा है, मैं अगर देखूं तो इसका ट्रैवर्सल रिवर्स की तरफ है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं प्लस प्लस करूंगा तो उसका ट्रैवर्सल कैसा हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्या मतलब है और अपन ने फॉर में उसको कैसे यूज किया है, ठीक है? इसके आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए, है ना, इसको यूज करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है? इसके बाद आता है डू वाइल की जरूरत नहीं, डू वाइल वाइल जैसे ही है, बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा आप दे सकते हो उसमें पहले से। जैसे मैंने कहा था ना, एक इंक्रीमेंट आपको वाइल के अंदर ही देना पड़ा था, अभी उस इंक्रीमेंट को आप डू में दे दो अंदर। इसका इस्तेमाल भी नहीं होता एंटरप्राइज लेवल पर, कभी भी इसको नहीं लिखते डू वाइल, ठीक है? अब हाँ, ये है थोड़ा मजेदार, ऐसे फॉर को भी क्या होता है कि आप नेस्टेड रूप में लिख सकते हो, मतलब एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर आपको चलाना हो तो आप प्रिंट कर सकते हो। ये काम तब होता है जब आपको कुछ कुछ पैटर्न प्रिंट करना हो ना, तब ये काम आता है, ठीक है? इसका अभी आपको एक असाइनमेंट मिलेगा पैटर्न प्रोग्राम लिखने का, जब आप उसको लिखेंगे ना तब मैं आपको आपको उसमें एक डाउट आएगा, तब वो डाउट के जरिए अपन इस नेस्टेड वाले को समझेंगे, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा तो चलो एक ट्राई करते हैं नेस्टेड वाले को। इसको ये लिखे रहने दो, कर देते हैं प्लस प्लस, इसको कर देते हैं 0, कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं लेस देन, है ना? अब एक अंदर वो लूप लिखते हैं फॉर इंटीजर j इक्वल टू 1, इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन 4, j प्लस प्लस, और इसकी बॉडी ओपन करें। अब लिखेंगे दिस आउट j, ठीक है? अब देखिए लूप कितनी बार चलेगा, आप मेरे को थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि ये लूप कितनी बार चलेगा। आपके पास 1 मिनट है सोचने के लिए। 20 बार। 20 बार चलेगा, बिल्कुल सही। क्यों? ये 5 बार तो ये चलेगा खुद आई, है ना, और जे 4 बार चलेगा, तो 5 गुणे 4 20, है ना? 20। ये देखो, दिख रहा है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3, 50 बार चल चुका है। और जे जे
4 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? क्योंकि जे कहाँ तक जा रहा है? तो 3 तक, ठीक है ना। ये 1 2 3 5 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। क्यों? 0 से 5 बार, 0 से 5 बार मतलब कितने हो गए? 6 बार हो गया ना, 6 बार चला है। 0 से चला है ना, 0 से चल रहा है, मतलब 6 बार चल रहा है ये। पहले खुद 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसा करके 6 इटरेशन आएंगे इसके, है ना। 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये 6 बार करके इटरेशन आएगा। ये नेस्टेड लूप चलाने का तरीका होता है, ठीक है। इसका काम है पैटर्न प्रिंट करने में काम आता है ये, यहाँ पे, ठीक है। अभी पैटर्न का प्रोग्राम आएगा, आप उसको देखना, ठीक है। सिमिलरली 2 और स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। अब ब्रेक का काम ये है, अगर कोई चलता हुआ स्टेटमेंट है, अगर वो कंडीशन आ जाती है और हमको उस प्रोग्राम को दूसरे लाइन पे जंप कराना हो, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लूप चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है ये लूप? 10 तक चल रहा है, 1 से लेकर 10 तक, है ना। लेकिन उसमें कंडीशन डाल दी उसने, अगर आई 5 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए? आई का वैल्यू 5 के बराबर हो जाए तो आप इसको तोड़ देना और आई प्रिंट कर देना। तो एक चलेगा, एक आया प्रिंट हुआ, 2 आया प्रिंट हुआ, 3 आया प्रिंट हुआ, 4 आया प्रिंट हुआ। जैसे 5 आया तो 5 के बाद ये कहाँ घुसेगा? ब्रेक में घुसेगा, और जैसे ब्रेक में घुसेगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? सर ये ब्रेक जैसे में क्या? लूप टर्मिनेट होगा या कंडीशन इफ टर्मिनेट होगा? लूप टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। ओके, ब्रेक के बाद कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है। ब्रेक के बाद कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ना ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर यही मैं कंटिन्यू में लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख दूँ तो क्या होगा? जैसे आई 5 के बराबर होगा तो 5 प्रिंट नहीं होगा, 6 का प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? और आई, और इंट आई इक्वल टू 1, 1 से लेके 5 तक चल रहा है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आई 3 के बराबर है तो चलने क्या होगा? पहले आई बराबर 1 होगा, इसको चेक करेगा, ये फॉल्स हो गई, इफ में जाएगा क्या अंदर? बताइए मुझे। नहीं। नहीं, सीधा बाहर जाएगा, ये आई प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट कर देगा। सिमिलरली 2, 2 जाएगा क्या इसके अंदर? नहीं जाएगा, 2 को भी प्रिंट कर देगा। लेकिन क्या होगा कि 3 जरूर जाएगा इसके अंदर, आई बराबर 3 जैसे ही होगा तो इसके अंदर वो बोल देगा कि कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू के बाद वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो इसके अंदर जा चुका है। इसके अंदर अगर सिस आउट होता है एक, तो 3 भी प्रिंट कर देता है, लेकिन उसके अंदर कोई स्टेटमेंट प्रिंटिंग का नहीं है, तो ओके। अगले स्टेटमेंट मतलब 4 से वापस से चालू हो जाएगा, ठीक है। और 5 तक तो जाना ही है लूप को, 5 तक जाएगा और एग्जिट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, ठीक है। अब इसके बाद आती है मेथड। अब इसको रहने, मेथड मैं आपको ऊप्स में पढ़ा दूंगा, इसमें जरूरत नहीं मेथड की, ठीक है। अब आती है एरे। क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कुछ हमको सेट ऑफ वैल्यू चाहिए हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे जावा में, है ना। अल्टीमेटली हमने लूप चला लिया, सब कर लिया, लेकिन ये तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए या फिर ट्रैवर्स करने के लिए है। इनको हम स्टोर कैसे करें इतनी सारी वैल्यूज को? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एरेस के रूप में स्टोर कर सकते हैं। किसके रूप में स्टोर कर सकते हैं? एरे के रूप में। अब एरे 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सिंगल डायमेंशन एरे और एक होती है मल्टी डायमेंशन एरे। और एरे की एक अच्छी बात और बुरी बात यह है कि वो हमेशा सेम डेटा टाइप ही स्टोर करती है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर स्ट्रिंग एरे होगी
तो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, यू कैन नॉट सेव। ठीक है, सिमिलरली इंटीजर एरे होगी, इंटीजर एरे होगी, तो आप इसमें स्ट्रिंग, बाकी के स्ट्रिंग एंड अदर डेटा टाइप यू कैन नॉट स्टोर। ठीक है, मतलब एक बार में आप एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो इंटीजर एरे में, ओ सॉरी एरे में। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे का मतलब होता है कि वन सेट ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब ये 1 क्रॉस 1, आपने मैट्रिक्स पढ़ा है मैथ्स में सभी ने, 12th में? यस। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स होती है इसमें। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं इंटीजर एरे बनाऊं, इंटीजर, ऐसे इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, इंटीजर बिग ब्रैकेट ARR इज इक्वल टू, ब्रेस खोलेंगे, ब्रेसेस खोले, फिर 10, 20, 30, 40, ये इंटीजर एरे है। ठीक है, सिमिलरली कुछ स्ट्रिंग की एरे बनानी है आपको, तो स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको स्ट्रिंग ARR ऐसे करके, फिर वापस से ब्रेसेस दीजिए आप, फिर दीजिए कि इंदौर, है ना, फिर आपको जैसे देखना है लखनऊ, है ना, और जैसे देना है कि अम, भोपाल, ये स्ट्रिंग एरे हो गई। ऐसे सिंगल डायमेंशन एरे बनती है। अब सिमिलरली मल्टीपल डायमेंशन एरे कैसे बनती है? ये n×n वाली एरे बनती है, n×n। ये कैसे सेव होती है? जैसे आपको 2 डायमेंशनल बना लिए, तो जैसे मान लीजिए इंटीजर, 2 बार एरे आएगी ऐसे, और अब इसमें आपको पहले तो ब्रेसेस ओपन होंगे दोनों, फिर इसके अंदर भी 2 ब्रेसेस ओपन होंगे, फिर 10, 10, 20 ऐसा। ठीक है, फिर कॉमा, फिर 20, 30। ठीक है, फिर और आपको देना हो वैल्यू तो 45, 67, ये मल्टीपल डायमेंशन एरे है। ठीक है, ऐसे आपको और 3 वाली देनी है, तो फिर आप जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको इसके अंदर 1 ब्रेसेस, 2 ब्रेसेस, 3 ब्रेसेस, फिर ऐसा वाला रहेगा 3 वैल्यूज। जैसे कि 10, 20, 30, ऐसा जितना आपको इंडेक्स बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे मल्टीपल डायमेंशन एरे रहती है। अभी मैं आपको सिंगल वैल्यू इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको दे सकते हो 10, 27, 30, अगला दे सकते हो आप 45, 67, और इस एरे को आप क्लोज कर दो। ये मल्टीपल डायमेंशन एरे रहती है। ठीक है, n×n नहीं है ये, ऐसे। ठीक है, ऐसा आप इसको दे सकते हो मल्टीपल एरे को। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, लेकिन फिर आगे जाके क्या आता है, एक कंसेप्ट आता है कलेक्शन। कलेक्शंस में ये काम और इजी होता है एरे का काम। अभी तो क्या है, आप सिंगल टाइप का डेटा टाइप दे सकते हो, लेकिन कलेक्शन में क्या है कि आप एक ही में मल्टीपल डेटा टाइप भी दे सकते हो। सर ये जो मल्टी डायमेंशन है इसी को अरे ऑफ एरे भी बोलते हैं क्या? आप ऐसा कह सकते हैं। अब जैसे ये भी तो एक एरे है ना, हाँ। ये भी तो एक छोटी एरे है ना, हम्म। अब ऐसे एरे ऑफ एरे कह सकते हो।